हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना बीएससी फोर्थ सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसका नाम है और नाइट्रो कंपाउंड्स। तो नाइट्रो कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें नाइट्रो ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो कार्बन एटम के साथ, किसी भी हाइड्रोकार्बन के कार्बन एटम के साथ नाइट्रो ग्रुप अगर डायरेक्टली अटैच्ड है तो उन कंपाउंड्स को बोलेंगे नाइट्रो कंपाउंड्स। इस तरीके से कार्बन और ये नाइट्रो ग्रुप होता है, तो ये जो बॉन्ड होता है ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और नाइट्रो ग्रुप के बीच में ये बॉन्ड हो, तो उन कंपाउंड्स को बोला जाएगा नाइट्रो कंपाउंड्स। अब दो तरह के नाइट्रो कंपाउंड्स हम पढ़ते हैं, उसको अभी हम देखने वाले हैं। अब क्या है कि जैसे ये हमारा नाइट्रो कंपाउंड है, अगर आर ग्रुप हमारा कोई एल्काइल ग्रुप है तो उसको बोलते हैं एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स। अगर ये आर ग्रुप हमारा एल्काइल ग्रुप है तो क्या बोलेंगे? एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स। अब एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? जैसे ये CH3 हो गया, CH3 CH2 ये ग्रुप हो गया इथाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप भी हो सकता है। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स बोलते हैं। अब अगर ये आर ग्रुप हमारा अरोमेटिक है, ये कैसा है? अरोमेटिक, तो उनको बोलते हैं नाइट्रो अरीन्स। अगर आर ग्रुप हमारा नाइट्रो कंपाउंड्स में कोई अरोमेटिक है तो उसको नाइट्रो अरीन्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ये नाइट्रोबेंजीन है, ये नाइट्रोबेंजीन है, तो नाइट्रोबेंजीन एक तरह से नाइट्रो अरीन्स है। तो ये नाइट्रो कंपाउंड्स के बारे में हमने देखा। अब जो नाइट्रो ग्रुप होता है उसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल होती है, नाइट्रो ग्रुप के अंदर रेजोनेंस होती है। उसकी वजह से जितने भी नाइट्रो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। ये देखिए, ये नाइट्रो कंपाउंड है, आर ग्रुप हमारा एलिफेटिक एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और अराइल ग्रुप भी हो सकता है, मतलब नाइट्रो अरीन्स भी हो सकते हैं। तो रेजोनेंस क्या होती है यहाँ पे? ये नाइट्रो ग्रुप में आप देख रहे हो कि ये वाली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में ये डबल बॉन्ड है, इस वाली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में ये सिंगल बॉन्ड है और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। और इधर ये दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कि अभी इस वाली ऑक्सीजन पे तो क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये वाली जो ऑक्सीजन है उसमें डबल बॉन्ड हो गया। इस तरीके से ये रेजोनेंस हुई है यहाँ पे। तो नाइट्रो जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से बनती है। अब जैसे बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने डिस्कस किए हैं, जैसे एल्काइल हैलाइड को हमने डिस्कस किया था, एल्कोहल्स को डिस्कस किया था लास्ट सेमेस्टर में, तो जिस तरीके से वो उन कंपाउंड्स को हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कंपाउंड्स की कैटेगरी में डालते हैं, इसी तरीके से नाइट्रो कंपाउंड्स भी प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड, सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड और टर्सरी नाइट्रो कंपाउंड्स की फॉर्म में होते हैं। तो जैसे अगर हमारा जिस कार्बन से नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर उस पर दो हाइड्रोजन है तो ये प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड होगा। अगर नाइट्रो ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उस पर एक हाइड्रोजन होगा तो यहाँ सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड्स कहेंगे इसको। और ये नाइट्रो ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो ये टर्सरी नाइट्रो कंपाउंड कहा जाएगा। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन है नाइट्रो कंपाउंड्स की प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी नाइट्रो कंपाउंड्स में। इसके बाद अब ये नोमेनक्लेचर देखते हैं। तो नोमेनक्लेचर नाइट्रो कंपाउंड्स का काफ़ी इजी है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हमें किसी भी कंपाउंड का, नाइट्रो कंपाउंड का नेम बताना होता है, IUPAC नेम, तो हम क्या करते हैं कि जो भी पेरेंट कंपाउंड होता है, कि जो भी हमारा पेरेंट कंपाउंड होता है उसके पहले हम ये नाइट्रो वर्ड ऐड कर देंगे। पेरेंट कंपाउंड का जो नेम होगा उसके नेम से पहले जब नाइट्रो वर्ड ऐड कर देंगे तो हमारा IUPAC नेम आ जाएगा। जैसे ये जो है हमारा, ये नाइट्रो, ये जो CH3NO2 है, इसका हमें नोमेनक्लेचर बताना है तो क्या नाम होगा इसका? ये देखिए, ये NO2 ग्रुप किस पे जुड़ा हुआ है? CH3 पे। एक कार्बन है तो एक कार्बन का जो एल्केन होता है, जो पेरेंट कंपाउंड होता है, उसका क्या नाम होता है? मीथेन। तो मीथेन के पहले नाइट्रो वर्ड ऐड कर देंगे, नाइट्रो मीथेन। इसी तरीके से इधर दो कार्बन है, दो कार्बन का जो एल्केन होता है उसका नाम होता है इथेन। तो इथेन के पहले ये नाइट्रो वर्ड ऐड कर देंगे, नाइट्रो इथेन। तो जो भी पेरेंट कंपाउंड है उसके
नेम से पहले नाइट्रो वर्ड ऐड कर देंगे तो हमारा कंप्लीट नाइट्रो कंपाउंड का नेम पता चल जाएगा। इस तरीके से ये जो है हमारे पास CH3 CH, इस पे NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर CH3। इसका हमें नेम बताना है तो नंबरिंग कर देंगे 1 2 3। तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है तो पहले वर्ड यूज करेंगे नाइट्रो। नाइट्रो टू क्या बता रहा है कि सेकंड वाले कार्बन पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 2 नाइट्रो। कार्बन कितने हैं यहाँ पे 3 कार्बन का जो एल्केन होता है उसका नाम क्या होता है प्रोपेन, तो 2 नाइट्रो प्रोपेन, ये हमारा इसका नाम हो गया। इसी तरीके से ये हम इसका भी नाम लिख सकते हैं, अगर नाइट्रो अरीन्स है उसमें भी क्या सेम तरीका ही अप्लाई होगा, जी हाँ वहाँ पे भी सेम यही तरीका अप्लाई होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये नाइट्रो ग्रुप किस पे जुड़ा हुआ है, बेंजीन पे, तो इसका नाम पहले आ जाएगा नाइट्रो, फिर इस ये जो पेरेंट कंपाउंड है इसका नाम क्या है बेंजीन, तो ये नाइट्रो बेंजीन हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम ये यहाँ पे नेम्स लिख सकते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स के। इसके बाद अभी हम देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन्स। यहाँ पे पहले हम देखेंगे नाइट्रो एल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर नाइट्रो अरीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड है नाइट्रो एल्केन बनाने का वो है वेपर फेज नाइट्रेशन। इस रिएक्शन में हम क्या करवाते हैं कि जो एल्केन होते हैं उनकी नाइट्रेशन करवाते हैं। अब एल्केन की नाइट्रेशन इजी नहीं होती है, इसके लिए हमें काफ़ी हाई टेम्परेचर पे हीट करना होता है एल्केन को, और साथ में हमें क्या ऐड करना पड़ता है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो जब हम एल्केन को हीट करते हैं काफ़ी हाई टेम्परेचर पे तो वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसीलिए इसको वेपर फेज नाइट्रेशन बोलते हैं कि एल्केन की रिएक्शन इसमें करवाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली हमारा कितना होता है 700 केल्विन। तो जब ये रिएक्शन करवाई जाती है तो यहाँ से जो एल्केन होता है वहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और होमोलिटिक क्लीवेज होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसका इस हाइड्रोजन को मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन हट जाएगा और ये नाइट्रो ग्रुप इसका यहाँ पे ये जो हमारा एल्काइल ग्रुप है उससे जुड़ जाएगा और ये नाइट्रो एल्केन हमारा यहाँ पे बन जाएगा और साथ में ये वाटर बनेगा। लेकिन ये रिएक्शन इतनी इजी नहीं है, इस रिएक्शन की कुछ लिमिटेशन भी है। क्या लिमिटेशन है इस रिएक्शन की कि अब हमें ये नहीं पता होता कि कौन सा नाइट्रोजन, ये जो कौन सा हाइड्रोजन हमारा एल्केन में से हटेगा और कहाँ पे हमारा नाइट्रो ग्रुप लगेगा। फॉर एग्जांपल ये हमने प्रोपेन लिया है, इसके नाइट्रेशन हम करवा रहे हैं, तो नाइट्रेशन जब हम करवाएंगे तो हमें पता है नाइट्रेशन में क्या होता है कि कार्बन से एक हाइड्रोजन हटता है, वहाँ NO2 ग्रुप आता है। अब हाइड्रोजन यहाँ से भी हट सकता है, यहाँ से भी हट सकता है, यहाँ से भी हट सकता है, तो ये यहाँ से हटे, यहाँ से हटे, ये तो सेम ही बात है, एक यहाँ से हट सकता है। तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर क्या बनता है मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनता, बहुत सारे प्रोडक्ट इस रिएक्शन के अंदर बन सकते हैं, मतलब मिक्सचर बनता है, सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मिक्सचर बनेगा। तो अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन हटता है, ये जो इस तरीके से अगर ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से हटता है तो यहाँ पे ये नाइट्रो प्रोपेन बनेगा इस तरीके से। अगर बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटता है तो वहाँ पे नाइट्रो ग्रुप जाएगा, बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा, यहाँ नाइट्रो ग्रुप आ गया, तो एक प्रोडक्ट ये बनेगा। फिर इस रिएक्शन को काफ़ी हाई टेम्परेचर पे करवा रहे हैं तो कई बार ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाते हैं इस तरीके से। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो इधर CH3 है और इधर CH3 CH2 है, इधर मिथाइल है, इधर इथाइल है, तो एक बार मिथाइल के साथ NO2 जुड़ जाएगा और एक बार इथाइल के साथ, एक बार ये इथाइल के साथ जुड़ गया NO2, एक बार ये मिथाइल के साथ। लेकिन मेजर प्रोडक्ट इसमें कौन सा बनता है, मेजर प्रोडक्ट वहां पे बनेगा जिस कार्बन के ऊपर नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम है। तो यहाँ पे सबसे कम हाइड्रोजन कौन से वाले कार्बन पे है, इस बीच वाले पे सॉरी, इसीलिए ये वाला प्रोडक्ट जो है ये मेजर क्वांटिटी में बनता है, बाकी थोड़े थोड़े क्वांटिटी में बनेंगे, माइनर क्वांटिटी में। इसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है वो है बाय रिएक्शन बिटवीन हेलो एल्केन एंड नाइट्राइट आयन। जब भी हम किसी हेलो एल्केन की रिएक्शन करवाते हैं नाइट्राइट आयन के साथ तो वहाँ पे नाइट्रो कंपाउंड बनता है और
नाइट्रो कंपाउंड बनाने के लिए जो नाइट्राइट आयन है वो कौन सा होना चाहिए, सिल्वर नाइट्राइट से ही मिलना चाहिए वो। तो ये जैसे हमारा हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन में भी इस रिएक्शन के लिए जनरली क्या यूज किया जाता है, एल्काइल ब्रोमाइड या फिर एल्काइल आयोडाइड। ये जो यहाँ पे हेलाइड है ये ब्रोमाइड हो सकती है या फिर आयोडाइड हो सकती है, क्योंकि ये रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो जब भी किसी भी एल्काइल हेलाइड की रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइट के साथ करवाएंगे तो ये हमारे पास नाइट्रो एल्केन यहाँ पे बन जाएगा और सिल्वर हेलाइड भी साथ में यहाँ पे बनेगा। अब मैकेनिज्म क्या होता है इस रिएक्शन का कि ये हमारा जो सिल्वर नाइट्राइट है, सिल्वर नाइट्राइट की स्ट्रक्चर ये होगी, ये सिल्वर नाइट्राइट है। सिल्वर नाइट्राइट में आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये हमारा एल्काइल हैलाइड है। तो क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये इस एल्काइल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यही तो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो ये इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा, नाइट्रोजन और इस एल्काइल के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। साथ में यहाँ पे क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच का, ये भी इस रिएक्शन जब होती है तो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो जब ये बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सिल्वर के ऊपर पॉजिटिव। तो ये अब सिल्वर के ऊपर पॉजिटिव, यहाँ से X नेगेटिव जो निकला है तो AgX यहाँ पे सिल्वर हेलाइड बनेगा और R और ये NO2 यहाँ पे नाइट्रो एल्केन बनेगा। तो इस तरीके से भी नाइट्रो एल्केन बनते हैं। थर्ड मेथड है नाइट्रो एल्केन बनाने का, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइंस। बाई ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइंस, अमाइंस की अगर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो भी हमें नाइट्रो कंपाउंड्स बनते हैं। यहाँ पे हम नाइट्रो एल्केन्स बनाने की बात कर रहे हैं। तो जब भी प्राइमरी अमीन की रिएक्शन करवाते हैं, और प्राइमरी अमीन कैसी, ऐसी प्राइमरी अमीन जो प्राइमरी एल्काइल या फिर सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप से जुड़ी हुई है। जैसे ये प्राइमरी अमीन है, ये प्राइमरी, अब हमें कैसे पता चलता है अमीन प्राइमरी है कि नहीं, अगर ये NH2 ग्रुप है तो इसको प्राइमरी बोलेंगे, अगर ये NH है तो इसको सेकेंडरी बोलेंगे, और सिर्फ ये नाइट्रोजन है तो ये टर्सरी अमाइन होता है। तो ये प्राइमरी अमाइन है, और ये जो प्राइमरी अमाइन के साथ एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो भी कैसा है, प्राइमरी। ये सेकेंड वाली भी प्राइमरी अमीन है, NH2 कौन सी होती है, प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्सरी। तो ये भी प्राइमरी अमीन है क्योंकि यहाँ पे क्या है, NH2 है। तो प्राइमरी अमाइन के साथ या तो प्राइमरी एल्काइल ग्रुप हो या फिर सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप हो। तो ऐसी प्राइमरी अमाइन जिसके साथ या तो प्राइमरी एल्काइल ग्रुप हो या सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप, जैसे ये वाली प्राइमरी अमीन में ये प्राइमरी एल्काइल ग्रुप है और इस वाली प्राइमरी अमीन में सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप है। ये सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप इतना जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जब इनकी रिएक्शन पर एसिड्स के साथ करवाई जाती है कि प्राइमरी अमीन जो प्राइमरी एल्काइल ग्रुप से जुड़ी हुई है या सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप से जुड़ी हुई है, जब उनकी रिएक्शन पर एसिड के साथ करवाई जाएगी तो हमारा NH2 की जगह नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। तो अमाइन की जगह नाइट्रो कंपाउंड्स बन जाएंगे। अब अगर प्राइमरी अमीन, ये हमारी प्राइमरी अमाइन टर्सरी एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है, ये ग्रुप एल्काइल ग्रुप कैसा है, टर्सरी एल्काइल ग्रुप है। अगर टर्सरी एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है तो उस केस में ये वाला पर एसिड यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, पोटासियम परमैंगनेट। अगर हमारा प्राइमरी अमाइन किसके साथ जुड़ा हुआ है, टर्सरी एल्काइल ग्रुप के साथ, तो उस केस में पोटासियम परमैंगनेट का यूज करेंगे और अमाइन के ऑक्सीडेशन से ये नाइट्रो बन जाएगा। तो इस तरीके से ये हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख लिए हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन्स। इसके बाद आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो अरेन्स। अभी हमने नाइट्रो एल्केन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लिया। इसके बाद अभी हम देखने वाले हैं नाइट्रो अरेन्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो नाइट्रो अरेन्स क्या होते हैं, जब भी नाइट्रो ग्रुप किसी एरोमेटिक रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ जब जुड़ा रहता है तो उसको बोलते हैं नाइट्रो अरेन्स। तो नाइट्रो अरेन्स को कैसे बनाते हैं, हम नाइट्रेशन रिएक्शन से बनाते हैं, डायरेक्ट नाइट्रेशन करते हैं हम। जो भी एरोमेटिक रिंग होती है हमारी या फिर जैसे बेंजीन रिंग है तो उसकी डायरेक्ट नाइट्रेशन रिएक्शन जब हम कराएंगे
तो हमारे पास नाइट्रो अरेन्स बन जाएगा। अब नाइट्रेशन रिएक्शन कैसे कराते हैं? नाइट्रेशन रिएक्शन हम करवाते हैं नाइट्रेटिंग एजेंट्स की हेल्प से। अब नाइट्रेटिंग एजेंट्स कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं नाइट्रेशन करवाने के लिए? तो उसमें है सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का हम यूज कर सकते हैं कि अरोमेटिक कंपाउंड प्लस में जब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड उसमें डालते हैं तो नाइट्रो ग्रुप वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है अरोमेटिक रिंग पे। तो ये भी एक मेथड है नाइट्रेशन करवाने का। सेकंड क्या है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर किसको बोलते हैं? ये दो एसिड का मिक्सचर होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, इनको बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर की हेल्प से भी हम नाइट्रेशन रिएक्शन करवा सकते हैं, एसिटाइल नाइट्राइट। नेक्स्ट क्या यूज कर सकते हैं? मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड, इसकी हेल्प से भी हम नाइट्रेशन रिएक्शन करवा सकते हैं। और अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस में बोरोन ट्राइफ्लोराइड का यूज करते हैं तो भी नाइट्रेशन रिएक्शन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि ये बेंजीन रिंग है, इसकी रिएक्शन हमने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं, इसके साथ जब रिएक्शन करवाई तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोजन हट जाएगा कोई भी एक, और उसकी जगह कौन सा ग्रुप आ जाएगा? ये नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। दिस इज नाइट्रेशन रिएक्शन। इनमें से अगर किसी और रिएजेंट का भी हम यूज करेंगे तो भी सेम यही रिएक्शन होगी। तो अब मैकेनिज्म देखते हैं कि नाइट्रेशन रिएक्शन कैसे होती है। तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोफाइल, इन दोनों की रिएक्शन से एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है, वो इस हाइड्रोजन को हटा के इसकी जगह आ जाता है। जैसे इस हाइड्रोजन को हटा के NO2 आ गया। तो अभी हम मैकेनिज्म देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, कि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, जो इस रिएक्शन को करवाएगा वही तो इलेक्ट्रोफाइल है। तो सबसे पहले स्टेप में तो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है उनको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। और नाइट्रोजन रिएक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसका नाम होता है नाइट्रोनियम आयन। ये जितने भी यहाँ पे नाइट्रेटिंग एजेंट्स हैं ये सब नाइट्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है नाइट्रेशन रिएक्शन में? नाइट्रोनियम आयन। तो सबसे पहले नाइट्रोनियम आयन बनेगा। फॉर एग्जांपल ये कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है और ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। तो नाइट्रिक एसिड हमने अभी इसको ऐसे लिखा है, एक्चुअल में ये इस तरीके से होता है। समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ कि ये इस तरीके से होता है, OH ग्रुप होता है इसमें। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये एसिड है, तो इसका एक H पॉजिटिव और इसका दो सल्फ्यूरिक एसिड हमने यहाँ पे लिए हैं। एक सल्फ्यूरिक एसिड ये प्लस में एक और सल्फ्यूरिक एसिड ये मैं समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, आपको ये अलग अलग नहीं लिखना है, ये दो लिखने हैं यहाँ पे। तो क्या होगा? इस एक सल्फ्यूरिक एसिड का H पॉजिटिव इस OH के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाएगा। पहले क्या बनेगा? वाटर। फिर उस वाटर के साथ दूसरे वाला जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो अपना H पॉजिटिव दे देगा। वाटर के साथ जब H पॉजिटिव रिएक्शन करेगा तो H3O पॉजिटिव बनेगा। अब एक प्रोटॉन यहाँ से निकला, एक H पॉजिटिव यहाँ से निकला, एक H पॉजिटिव यहाँ से निकला, तो दोनों में से एक एक H पॉजिटिव निकल गए, तो यहाँ से बन गया ये बाइसल्फेट यहाँ पे बन गया है। इसके बाद अभी क्या होगा कि यहाँ से OH ये जो निकल चुका है यहाँ पे, तो ये NO2 पॉजिटिव बनेगा, इधर ये NO2 पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे बन गया है। इसका क्या नाम है? नाइट्रोनियम आयन। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल ऑन द बेंजीन रिंग। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या है हमारा? नाइट्रोनियम आयन। तो सेकंड स्टेप में बेंजीन के साथ और नाइट्रोनियम आयन के साथ आपस में रिएक्शन होगी। अब बेंजीन के पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि इसके पास ये 3 डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो यहाँ से एक डबल बॉन्ड इस तरीके से इस पर अटैक कर देगा।
अब ये जब इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हुआ है इधर, तो इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये डबल बॉन्ड ने इसके साथ ये बॉन्ड बना लिया इस कार्बन पे इससे। तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसके साथ इस तरह रेजोनेंस कर सकता है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा वो इधर मूव करेगा, फिर रेजोनेंस होगी तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस तरीके से रेजोनेंस होती है यहाँ पे। ये जो यहाँ पे इनकी रिएक्शन से जो ये प्रोडक्ट बनेगा इसमें रेजोनेंस होती है, 3 रेजोनेटिंग इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे बनती है। तो इनकी रेजोनेंस हाइब्रिड जब हम बनाएंगे, इन तीनों को जब कंबाइन करके हम इनकी रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो वो कैसी दिखाई देगी, इस तरीके से कि इस कार्बन पे, इस नाइट्रो के दोनों ऑर्थो पे और इसके पैरा पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो सेकंड स्टेप में तो ये बनता है, इस तरह का एक इंटरमीडिएट बन जाता है हमारा। थर्ड स्टेप, ये जो स्टेप होता है ये स्लो होता है। अब स्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग क्या है, अरोमेटिक है। बेंजीन रिंग कैसी है यहाँ पे, अरोमेटिक, और अरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे तो रिएक्टेंट की साइड में बेंजीन रिंग अरोमेटिक है, ये स्टेबल है, लेकिन जब ये इसके साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे लॉस ऑफ अरोमेटिसिटी हो जाता है, लॉस ऑफ अरोमेटिसिटी। अब यहाँ पे जब ये रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे बेंजीन की अरोमेटिसिटी का लॉस हो रहा है। अब अरोमेटिसिटी लूज हो रही है तो मतलब स्टेबिलिटी कम हो रही है, इसीलिए ये वाला जो स्टेप है ये स्लो होता है। अब ये जो थर्ड स्टेप है इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ प्रोटॉन। ये जो इस तरीके से यहाँ पे बना था, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन यहाँ से इस तरीके से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इधर पॉजिटिव चार्ज को मिलेंगे और ये वापस से क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ये H यहाँ से निकल रहा है, -H पॉजिटिव हो रहा है यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है और ये बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, इस कार्बन और इसके बीच में, और इसीलिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ख़त्म हो गया। बेंजीन की वापस अरोमेटिसिटी गेन हो गई है, वापस से ये स्टेबल कंपाउंड बन गया, इधर से इधर जा रहे हैं तो बेंजीन की अरोमेटिसिटी का गेन हो रहा है, ये स्टेबल कंपाउंड बन रहा है, इसीलिए ये जो स्टेप होता है ये फास्ट होता है। इसके बाद अभी नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। अब यहाँ पे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे वो दोनों का कंबाइंड देखेंगे, नाइट्रो एल्केन्स का भी और नाइट्रो अरेन्स का भी। तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। तो जितने भी नाइट्रो एल्केन्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, और लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कलरलेस लिक्विड्स होते हैं नाइट्रो एल्केन्स, और इनकी स्मेल कैसी होती है, प्लीजेंट। लेकिन जो नाइट्रो अरीन्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में, क्रिस्टलाइन स्टेट में पाए जाते हैं, और उनका जो कलर होता है वो येलो कलर होता है। नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से नाइट्रो अरीन्स में जो कलर होता है वो कैसा होता है, येलो कलर होता है। और जो जो हमारे कंपाउंड्स हैं नाइट्रो अरीन्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, जैसा मैंने बताया क्रिस्टलाइन स्टेट में। लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन एक नाइट्रो अरीन्स ही तो है, लेकिन ये सिर्फ लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। बाकी जितने भी नाइट्रो अरीन्स होते हैं वो येलो कलर के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। इसके बाद सोल्यूबिलिटी की बात करें तो नाइट्रो ग्रुप हमने जैसे पहले देखा था, नाइट्रो ग्रुप में क्या होता है, पोलर नेचर होता है। इस तरीके से नाइट्रो ग्रुप होता है हमारा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो पोलैरिटी होती है। नाइट्रो कंपाउंड जो होते हैं उनके अंदर पोलैरिटी होती है। तो पोलैरिटी होने की वजह से जो नाइट्रो एल्केन्स होते हैं, अब वाटर भी पोलर है, नाइट्रो एल्केन्स भी पोलर है, तो पोलर कंपाउंड पोलर में सोल्यूबल होते हैं, इसलिए नाइट्रो एल्केन्स वाटर के अंदर पार्शियली सोल्यूबल होते हैं। लेकिन नाइट्रो अरीन्स की बात करें तो नाइट्रो अरीन्स में क्या होता है, नाइट्रो अरीन्स में हमें पता है एक बेंजीन रिंग होगी इस तरीके से। तो नाइट्रो ग्रुप में तो पोलैरिटी नाइट्रो अरीन्स वाले कंपाउंड में भी होती है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये काफ़ी बड़ा ग्रुप है, ये बेंजीन रिंग एक काफ़ी बड़ा ग्रुप है, और ज़्यादा कार्बन होने की वजह से ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। बेंजीन रिंग का नेचर कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक, मतलब वाटर रिपेलेंट। इसीलिए बेंजीन रिंग प्रेजेंट होने की वजह से नाइट्रो अरीन्स वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते हैं। इसके बाद डेंसिटी की बात करें तो जितने भी नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं उनकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है, तो इसलिए वाटर से
हैवी होंगे, जितने भी नाइट्रो कंपाउंड्स होंगे वो वाटर से हैवी होंगे। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जैसा हमने बताया कि जो भी नाइट्रो एल्केन्स होते हैं उनमें जो नाइट्रो एल्केन्स बोले या नाइट्रो अरेंज बोले, तो जो नाइट्रो ग्रुप है वो पोलर नेचर का होता है। पोलर नेचर का जब नाइट्रो ग्रुप होता है तो जैसे ये एक हमारा नाइट्रो कंपाउंड है, इसके साथ दूसरा नाइट्रो बेंजीन का होगा इधर ये, तो क्या होगा, एक का ये नेगेटिव दूसरे वाले नाइट्रोजन के पॉजिटिव से इस तरह से जुड़ा रहेगा, पॉजिटिव दूसरे वाले का पॉजिटिव तीसरे वाले का नेगेटिव और उसका पॉजिटिव नेक्स्ट वाले कंपाउंड का नेगेटिव। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। इसीलिए जो भी हमारे नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। इसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन कब होती है, जब कंपाउंड के अंदर पोलैरिटी हो। तो जो भी हमारे नाइट्रो कंपाउंड होते हैं, नाइट्रो एल्केन हो या फिर नाइट्रो अरीन्स हो, इनके अंदर पोलर नेचर होने की वजह से नाइट्रो ग्रुप का इनके अंदर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होती है और इसी की वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके बाद अभी हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रो एल्केन्स। अब वन बाय वन हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। पहले नाइट्रो एल्केन्स की देखेंगे, फिर उसके बाद नाइट्रो अरेन्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिडिक नेचर कि जो भी हमारे नाइट्रो एल्केन्स होते हैं उनका नेचर एसिडिक होता है। एसिडिक नेचर होने की वजह से वो एल्कली के साथ रिएक्शन करते हैं। एल्कली का मतलब बेस के साथ रिएक्शन करेंगे और ये हमें पता है कि जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ पे सोल्ट फॉर्मेशन होती है। क्या बनता है, सोल्ट बनता है जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्शन करता है। तो हमें पता है अब ये नेचर इनका एसिडिक नेचर क्यों होता है। जो भी हमारे नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं उनका एसिडिक नेचर क्यों होता है, उनका एसिडिक नेचर इसलिए होता है कि जो भी हमारे ये नाइट्रो ग्रुप होता है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है ड्यू टू -I इफेक्ट। नाइट्रो एल्केन के अंदर जो नाइट्रो ग्रुप होता है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ड्यू टू -I इफेक्ट। इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इसके -I इफेक्ट होने की वजह से ही एसिडिक नेचर इसके अंदर आ जाता है नाइट्रो एल्केन्स के अंदर। तो क्या होगा, ये नाइट्रो एल्केन है हमारा, हमने इसकी रिएक्शन बेस के साथ करवाई, तो अब ये क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप का -I इफेक्ट हमें पता है बहुत ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर से क्या करेगा, विड्रॉ। तो यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होगा, ये इलेक्ट्रॉन जब इधर विड्रॉ होंगे नाइट्रो ग्रुप की तरफ, तो इस कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो वीक हो जाता है और ये इजीली ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से इजीली H पॉजिटिव -H पॉजिटिव निकल जाएगा। मतलब यहाँ से प्रोटॉन इजीली निकल जाएगा। अल्फा कार्बन पे होगी ये जो रिएक्शन है, क्योंकि दूसरे यहाँ डायरेक्टली किस पे अटैच्ड है नाइट्रो ग्रुप, इस वाले कार्बन पे। इसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे इतना असर नहीं होता इसके -I इफेक्ट का। इसीलिए जो भी अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होते हैं, जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो हाईली एसिडिक नेचर के होते हैं, मतलब वो इजीली निकल जाते हैं प्रोटॉन की फॉर्म में। तो इसीलिए जब बेस के साथ रिएक्शन होगा तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा, प्रोटॉन निकल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आ गया। इस नेगेटिव चार्ज को काउंटर करने के लिए यहाँ पे Na पॉजिटिव होता है। तो सेम इसी तरीके से जब ये नाइट्रो प्रोपेन रिएक्शन करेगा तो इसका ये जो अल्फा वाला कार्बन है यहाँ से हाइड्रो प्रोटॉन इजीली निकल जाएगा बेस की वजह से। ये बेस यहाँ से इजीली प्रोटॉन निकाल लेगा, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज को काउंटर करने के लिए Na पॉजिटिव आ जाता है बेस का। यहाँ से H निकलता है और यहाँ से OH, तो इसलिए साथ में वाटर बन जाता है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला अल्फा कार्बन है, यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, बेस का OH नेगेटिव और इसका H पॉजिटिव, ये वाटर बना देंगे। और यहाँ से जब प्रोटॉन निकल जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये Na पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो इस तरीके से एसिडिक नेचर होता है नाइट्रो एल्केन्स का। इसके बाद अभी एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जो भी नाइट्रो एल्केन्स होते हैं उनके अंदर टोटोमेरिज्म होता है। कौन सा टोटोमेरिज्म होता है, नाइट्रो एसीटोटोमेरिज्म इसको बोलते हैं। कि जो नाइट्रो एल्केन्स होते हैं वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है कि जो नाइट्रो एल्केन्स होते हैं इनमें क्या होता है, यहाँ पे अल्फा वाला जो कार्बन है यहाँ से एक हाइड्रोजन ये इधर मूव करता है
और ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पे मूव करता है, और ये जो प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा वो ऑक्सीजन पे अटैच हो जाएगा, और इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो मतलब अल्फा कार्बन से यहाँ पे एक्चुअल में ओवरऑल क्या हो रहा है कि ये जो अल्फा वाला कार्बन है यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है और इस ऑक्सीजन पे जाके अटैच हो रहा है, ये इस तरीके से, और ये डबल बॉन्ड इधर से ऑक्सीजन पे मूव हो रहा है। तो ये जो फॉर्म होती है इसको बोलते हैं नाइट्रो फॉर्म, जहाँ पे नाइट्रो ग्रुप कंप्लीट प्रेजेंट है। लेकिन जब इस तरीके से यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफर होकर इस ऑक्सीजन पे आ गया है और ये डबल बॉन्ड यहाँ से खत्म हो गया है और इधर ये डबल बॉन्ड आ गया है, इसको बोलते हैं एसी फॉर्म। तो ये टोटोमेरिज्म होता है नाइट्रो कंपाउंड्स में, नाइट्रो एल्केन्स में ये टोटोमेरिज्म होता है, नाइट्रो अरीन्स में ऐसे टोटोमेरिज्म नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, या फिर इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं ये टेस्ट करने के लिए कि हमारा जो नाइट्रो एल्केन है वो प्राइमरी नाइट्रो एल्केन है, सेकेंडरी है, या फिर टर्सरी नाइट्रो एल्केन है। तो इस रिएक्शन को एक टेस्ट की तरह यूज किया जाता है ये पता करने के लिए कि जो नाइट्रो एल्केन है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या फिर टर्सरी है। तो क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो हमारा नाइट्रो एल्केन होता है, जैसे हम प्राइमरी नाइट्रो एल्केन की बात करें तो प्राइमरी नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन जब नाइट्रस एसिड के साथ करवाएं, दिस वन इज नाइट्रस एसिड, तो जब प्राइमरी नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करवाई जाती है तो नाइट्रस एसिड से इलेक्ट्रोफाइल निकलता है NO पॉजिटिव। ठीक है, ये NO पॉजिटिव इसके अल्फा कार्बन पे यहाँ पे अटैच हो जाएगा। NO पॉजिटिव में क्या होता है, इस तरीके से ये डबल बॉन्ड होता है ये। तो अब क्या होता है, इसके अंदर कीटोइनोल टोटोमेरिज्म होगा, उसमें ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, और इसका ये जो बॉन्ड है वो इधर मूव करेगा इस कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड के बीच में, ये वाला बॉन्ड इधर ऑक्सीजन पे जाएगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल के H पॉजिटिव यहाँ से निकल के इस O नेगेटिव पे जुड़ेगा। तो कहने का मतलब इन दोनों के बीच में, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है, और ऑक्सीजन के ऊपर ये प्रोटॉन यहाँ पे अटैच हो गया है। तो ये इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। अब ये नाइट्रोलिक एसिड बन गया है, ये वाला है नाइट्रोलिक एसिड, इस फॉर्म को बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। तो ये वाला जो कंपाउंड है ये मिक्सर की फॉर्म में ही रहता है, इसमें ये वाला भी प्रेजेंट रहेगा, ये भी। तो इस नाइट्रोलिक एसिड की जब रिएक्शन बेस के साथ करवाएंगे तो ये वाला जो प्रोटॉन है बेस उस प्रोटॉन को निकाल लेगा, और यहाँ पे ये NO नेगेटिव और बेस का ये काउंटर आयन यहाँ पे आ जाएगा, तो एक सोल्ट बन जाएगा। ये एसिड होगा और ये हमारा बेस, तो एसिड बेस रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सोल्ट। तो ये सोल्ट बन गया, ये प्रोटॉन यहाँ से निकल जाता है और Na पॉजिटिव यहाँ पे आ जाता है। तो ये एक सोल्यूबल सोल्ट होता है, ये सोल्ट वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है और रेड कलर का होता है ये सोल्ट। तो प्राइमरी नाइट्रो एल्केन की अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन जब नाइट्रस एसिड के साथ करवाते हैं, नाइट्रस एसिड के साथ करवाते हैं तो नाइट्रोलिक एसिड बनता है, और नाइट्रोलिक एसिड की जब बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे अगर वो रेड कलर आ रहा है वहाँ पे तो वो प्राइमरी नाइट्रो एल्केन है। इसके बाद सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन में जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो ये अल्फा कार्बन पे NO आ जाएगा, ये इस तरीके से ये होता है NO, यहाँ आ गया। लेकिन अब यहाँ पे कोई प्रोटॉन नहीं है तो टोटोमेरिज्म नहीं होगा, नाइट्रोलिक एसिड नहीं बनेगा। अब नाइट्रोलिक एसिड ही नहीं बना तो ये NOH के साथ रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी तो ये सोल्ट नहीं बनेगा, और सोल्ट ही सोल्यूबल होते हैं। जब सोल्ट नहीं बना तो ये इनसोल्यूबल होगा, और इसका कलर कैसा होता है, सूडोनाइट्रोल बोलते हैं इसको। सूडोनाइट्रोल का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर। यहाँ पे NaOH के साथ कोई रिएक्शन नहीं हुई और ये इनसोल्यूबल मतलब इनसोल्यूबल कंपाउंड की तरह प्रेजेंट रहेगा, ये सूडोनाइट्रोल, और ब्लू कलर इसका होता है। इसके बाद टर्सरी नाइट्रो एल्केन की बात करें तो इसकी तो रिएक्शन होती ही नहीं है नाइट्रस एसिड के साथ। तो नाइट्रस एसिड की रिएक्शन जब नाइट्रो एल्केन के साथ करवाते हैं तो इस रिएक्शन को टेस्ट की तरह भी हम यूज करते हैं। इसके बाद है रिएक्शन विद एल्डिहाइड, फॉर्मेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी नाइट्रो एल्केन, कि जब भी हमारे नाइट्रो एल्केन एल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं तो एल्डोल
रिएक्शन की तरह रिएक्शन होती है, एल्डोल टाइप रिएक्शन होती है। किस तरह की रिएक्शन होती है? एल्डोल टाइप रिएक्शन। एल्डोल में क्या होता है कि एक एल्डिहाइड होता है, उसके अल्फा वाला कार्बन दूसरे वाले एल्डिहाइड के कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करता है और वहाँ जुड़ जाता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि नाइट्रो एल्केन का जो अल्फा वाला कार्बन होगा, वो वाला कार्बन इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करता है और यहाँ पे इनके इस वाले अल्फा कार्बन में एल्डिहाइड के कार्बोनाइल कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाता है। और रिएक्शन कैसे होती है कि ये अल्फा कार्बन से एक प्रोटॉन निकलता है, ये यहाँ से एक प्रोटॉन निकलेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इधर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर ये जो प्रोटॉन यहाँ से निकला था वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो एक एडिशन रिएक्शन हो जाती है इस कार्बोनाइल कार्बन पे, इस पे, इसमें ये वाला कार्बन इस कार्बन पे जुड़ेगा और यहाँ का जो प्रोटॉन था, ये जो दो प्रोटॉन है, यहाँ से एक प्रोटॉन निकल के इस ऑक्सीजन पे जुड़ेगा इस तरीके से कि यहाँ से एक प्रोटॉन निकल के यहाँ जुड़ गया और ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ गया। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उनको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी नाइट्रो एल्केन। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो कि ये अल्फा और ये बीटा, तो बीटा पे ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है और ये नाइट्रो एल्केन है, तो बीटा हाइड्रोक्सी नाइट्रो एल्केन बनते हैं। बेंज एल्डिहाइड के साथ भी सेम रिएक्शन होगी, यहाँ से एक प्रोटॉन इस ऑक्सीजन पे लगेगा और ये वाला इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ से एक प्रोटॉन निकल के इस पे लग गया और ये कार्बन और इसके बीच में बॉन्ड बन गया। इसके बाद रिएक्शन विद हेलोजेंस, कि जो भी नाइट्रो एल्केन होते हैं वो हेलोजेंस के साथ रिएक्शन करते हैं तो उनके अल्फा कार्बन के ऊपर जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो हट जाते हैं और हेलोजन उनकी जगह पे आ जाती है। ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में करवाई जाती है। तो ये नाइट्रो एल्केन है, इसकी इस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाई बेसिक मीडियम में। तो यहाँ पे ये जो अल्फा कार्बन ये है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। तो आपको क्या करना है, जितने भी हाइड्रोजन है उनको हटा के हेलोजन आ जाएगी हमारी वहाँ पे। तो 2 ब्रोमीन आ गए, यहाँ से 2 हाइड्रोजन को हटा दिया है। इसी तरीके से इसमें ये अल्फा कार्बन है हमारा, अल्फा कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है। जब इसकी रिएक्शन इसके हेलोजन के साथ करवाई बेसिक मीडियम में, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन हट जाएगा और उसकी जगह ये हेलोजन आ जाएगी। तो ये है हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन। इसके बाद अभी हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, वो है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन्स। ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। रिएक्शंस जितनी भी है नाइट्रो एल्केन्स की, चाहे नाइट्रो अरेन्स की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है कि नाइट्रो एल्केन की जब हम रिडक्शन करवाते हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, अगर हमारे रिड्यूसिंग एजेंट्स अलग अलग हैं। तो अगर हम नाइट्रो एल्केन्स की रिडक्शन करवाएंगे जिंक अमोनियम क्लोराइड से, तो हमारे पास बनेगा एल्काइल हाइड्रोक्साइल अमीन, एल्काइल हाइड्रोक्साइल अमाइन। और अगर नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवाएं तो प्राइमरी अमीन बनेगा। नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन अगर हम कैटालिटिक रिडक्शन करवाएं, हाइड्रोजन प्लेटियम या फिर हाइड्रोजन प्लेडियम या निकल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो भी हमारे पास प्राइमरी अमाइन बनता है। नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन अगर हम आयरन HCl, SnHCl या फिर जिंक HCl के साथ करवाते हैं तो भी हमारे पास प्राइमरी अमीन बनता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट अगर इन तीनों में से कोई एक है तो प्राइमरी अमाइन बनेगा। जिंक अमोनियम क्लोराइड है तो नाइट्रो एल्केन की रिडक्शन से क्या बनेगा, एल्काइल हाइड्रोक्साइल अमाइन। तो ये जो रिएक्शंस हमने डिस्कस की है, ये सभी रिएक्शंस थी नाइट्रो एल्केन्स की। अभी हम केमिकल रिएक्शंस देखेंगे नाइट्रो अरेन्स की। तो नाइट्रो अरेन्स की केमिकल रिएक्शंस हम देखते हैं। तो सबसे पहली जो केमिकल रिएक्शन है वो है रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन जो नाइट्रो अरेन्स की होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें आपको सभी रिएजेंट्स याद करने हैं और किस रिएजेंट्स के साथ क्या प्रोडक्ट बनता है वो भी आपको याद रखना है। तो अगर हम नाइट्रो बेंजीन की, यहाँ पे हमने नाइट्रोरीन क्या लिया है, नाइट्रो बेंजीन, अगर इसकी रिएक्शन SnHCl, जिंक HCl या आयरन HCl, ये 3 मेटल तो आपको याद ही रखनी है, Sn, जिंक और आयरन। अगर इन तीनों मेटल को हम HCl के साथ डाल के, इन तीनों में से किसी एक मेटल को HCl के साथ डाल के नाइट्रो एल्केन के साथ, नाइट्रो बेंजीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एनिलीन। इस कंपाउंड को बोलते हैं एनिलीन।
NO2 से क्या बन गया, NH2। अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के अगर नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन करवाएंगे और वहां पे मीडियम क्या हुआ हमारा, वीकली एसिडिक मीडियम अगर वहां पे प्रेजेंट है, तो भी नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन से क्या बनता है, एनिलीन बनता है। इसके बाद अगर नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवाई जाती है तो यहाँ पे बनता है एजोबेंजीन। तो ये जो ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं एजो ग्रुप। इस एजो ग्रुप के अंदर अगर इधर भी बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, इधर भी बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, तो उसको एजोबेंजीन बोलते हैं। अगर नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन जिंक और अमोनियम क्लोराइड के साथ करवाई जाती है न्यूट्रल मीडियम में, मीडियम यहाँ पे क्या होना चाहिए, न्यूट्रल, तो यहाँ पे हमारे पास बनता है फिनाइल हाइड्रोक्साइल अमाइन। तो फिनाइल हाइड्रोक्साइल अमाइन बनेगा यहाँ पे, फिनाइल हाइड्रोक्साइल अमाइन, तो ये बनता है। अगर जिंक और NaOH के साथ रिएक्शन हम करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये एजोबेंजीन है, यहाँ पे इसकी रिडक्शन कर दो, 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे ऐड कर दो, तो ये कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा। इसके बाद अगर जिंक NaOH के साथ हम रिएक्शन करवाएं लेकिन यहाँ पे सोलवेंट क्या ले ले हम, मिथेनॉल, तो उस केस में भी क्या बनता है, एजोबेंजीन। इस कंपाउंड का नाम मैं बता देता हूं आपको, इसका नाम होता है हाइड्रा एजोबेंजीन। हाइड्रा एजोबेंजीन एक आएगा यहाँ पे ए, हाइड्रा एजोबेंजीन, क्योंकि ये एजोबेंजीन है, इसमें जब 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ते हैं तब जाके ये हाइड्रा एजोबेंजीन बनता है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रो अरीन्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा कि नाइट्रो अरीन है, इसके साथ कोई इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करेगा, दिस वन इज इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जब रिएक्शन करेगा तो क्या होगा कि मेटा पोजीशन से यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये हट जाएगा और उसकी जगह ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। तो ये E पॉजिटिव जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा वो यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये प्रोटॉन यहाँ से निकल जाएगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि जब एक इलेक्ट्रोफाइल किसी हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह खुद आ जाए। अब ये मेटा पोजीशन पे ही क्यों आता है, ये 2 ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है और ये 2 मेटा पोजीशन है। अब हमें कैसे पता कि ये इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे ही आएगा, ऑर्थो पे नहीं जाएगा या पैरा पे नहीं जाएगा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है और उसकी वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो मेटा पोजीशन पे ही आता है, कि नाइट्रो ग्रुप के इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसके पास, इसीलिए ऐसी जगह के ऊपर जाके जुड़ता है जहां इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो। तो नाइट्रो ग्रुप के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो इलेक्ट्रॉन वैसे ही कम है, मेटा पोजीशन पे इन ऑर्थो और पैरा के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ मेटा पोजीशन पे आता है। अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के। तो एग्जाम्पल के अंदर क्या आता है कि सबसे पहले हेलोजिनेशन रिएक्शन देखते हैं कि नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन हमने किसी हेलोजन के साथ करवाई, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ या आयोडीन के साथ, इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे क्लोरीन के साथ अगर हम करवा रहे हैं तो यहाँ पे कैटलिस्ट क्या लेंगे, FeCl3, ब्रोमीन के साथ करवाएंगे तो FeBr3 ले लेंगे, इस तरीके से करवाई जाती है रिएक्शन। तो नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ करवाई जाएगी तो इस रिएक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो Cl पॉजिटिव होता है, तो मेटा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा और ये हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन।
नाइट्रेशन रिएक्शन में हमने ऑलरेडी देखा था कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। ये आपस में रिएक्शन करके कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं, नाइट्रोनियम आयन। और ये नाइट्रोनियम आयन जब नाइट्रोबेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटा पोजीशन पे आके ये जुड़ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट क्या बना, इसका नाम क्या है, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। तो ये बनता है। सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या करवाते हैं हम, नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं फ्यूमिंग H2SO4 के साथ। फ्यूमिंग H2SO4 में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है हमारा। तो जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो मेटा पोजीशन के ऊपर ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप यहाँ पे आ जाता है। तो ये कुछ हमने यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोबेंजीन या फिर नाइट्रोअरीन्स। तो ये अब यहाँ पे हमने देख लिए रिएक्शंस इसकी। इसी के साथ ये चैप्टर हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है।